रही आप सबको एक बार मैसेज करके बता देना, ठीक है। स्वागत है आप सबका। क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी देखना आवाज़ आ रही होगी, है ना, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। चलो, तो कल हमने स्टार्ट किया था छिंदक नागवंश, जो कि नागवंश की दूसरी शाखा है। छिंदक नागवंश जो कि नागवंश की दूसरी शाखा है, ठीक है। और इसका जो समय है वो हमने क्या देखा था, 10वीं से 14वीं सदी, ठीक है। 10वीं से 14वीं सदी बस्तर का छिंदक नागवंश, ठीक है। इसमें हमने कोई कोई चीज़ देख लिया था। गुड इवनिंग आप सबको, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या देख लिया था कि बस्तर में जो स्थायी शासन है नल वंश के बाद जो हम दूसरा देखते हैं वो छिंदक नागवंश है, ठीक है। इसके बाद काकतीय राजवंश आएगा। और क्या देखा था हमने, इनका शासन का जो क्षेत्र है वो पूरा एक बस्तर संभाग में है ना, ठीक है। विशेषकर बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर वाले क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया था। और क्या देखा था हमने, इसके बाद राजधानी जो देखी थी इनकी बारसूर, जो कि दंतेवाड़ा में है। चक्रकोट, उस समय बस्तर क्षेत्र को क्या कहा जाता था, चक्रकोट कहा जाता था, ठीक है। चलिए, आवाज़ आ रही है ना, यहाँ तक देख लिया था हमने। और क्या था, भ्रमरकोट, भ्रमरकोट या भ्रमरकोट मंडल, ये तीनों एक जगह है, एक ही जगह, इसका 3 नाम है, ठीक है। भगवतीपुरीश्वर, सॉरी भगवतीपुरी, ठीक है, ये देखा था हमने। 3-4 जो राजधानियां हैं, इसका कारण भी मैंने बताया था। क्या बताया था, आसपास के जो राजवंश थे उनकी नज़र थी चक्रकोट पे, तो ये क्या करते थे, आपस में संघर्ष करते रहते थे, जिसके कारण से इनका जो राजधानी पर जो प्रभाव है वो कम होता था। कुछ भी विकास की चीज़ें, कुछ भी नई चीज़ें नहीं कर पाते थे ये, ठीक है। और खतरा जो है वो हमेशा मंडराता रहता था। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये बार बार अपनी राजधानी को परिवर्तित करते थे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए थे आप। जो समकालीन राजवंश था, तो इस समय जो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में कौन सा राजवंश शासन कर रहा था, एक क्षेत्र जिसका राज था वो है कलचुरी राजवंश, ठीक है। चलिए, अब आगे देखना। देखो बेटा, ये जो छोटी छोटी जानकारी है ना, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। लोग अभी शासक रटने में चले जाते हैं, शासकों से अभी नहीं आएगा, मैच में आएगा। ये जब छोटी छोटी, अभी क्या है, डीपली क्वेश्चंस आते हैं, तो जो छोटी छोटी जानकारी है, तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं अभी, तो आपको ध्यान से सुनना है। सुनो कहानी को, लिखो कोई मत। जब क्लास चल रही हो पेन पेपर छोड़ दो, जितना हो सके माइंड में स्टोर करने का ट्राई करो, जितना हो सके, ठीक है। और जब लिखते रहोगे उस टाइम क्लास स्टार्ट करना, ठीक है, वापस से। चलिए, तो अगला देखेंगे हम कुल एवं गोत्र। तो ये कौन से कुल के थे, ये थे छिंदक कुल के, नाम में ही है, ठीक है। कौन से कुल के थे, छिंदक कुल के थे। और इनका जो गोत्र था वो है कश्यप, कश्यप गोत्र। और भी पहले हम देख चुके हैं, ठीक है। एक ब्राह्मण भी था ना जो कश्यप गोत्री था, जिसमें दोंडा में स्थित, जिसको 2 ग्राम दान में मिले थे। वो चलो छोड़ो, तो प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास का है ना। तो इनका जो कुल है वो छिंदक कुल है, गोत्र है वो कश्यप गोत्र है, ठीक है। उपाधि जो इन्होंने धारण की, 3 प्रकार की उपाधि आपको याद रखना है। पहला है छिंद कुल कमल भास्कर, छिंद कुल कमल भास्कर, एक उपाधि ये हो गई। दूसरी उपाधि है छिंदक कुल तिलक, ठीक, आवाज आ रही है ना। पहला है छिंद कुल कमल भास्कर, दूसरा है छिंदक कुल तिलक है, और तीसरा है भोगवती पुरेश्वर। अब ये भोगवती पुरेश्वर जो उपाधि है, जब इन्होंने अपनी राजधानी भोगवतीपुरी में शिफ्ट की थी, वहां पे स्थानांतरित की थी, है ना, तो उस समय इनका जो एक उपाधि है, इन्होंने क्या धारण किया था, धारण नहीं भी किया था, लेकिन ये कहलाए थे भोगवती पुरेश्वर। जब भोगवतीपुरी में इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था, ठीक है, अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, तो ये क्या कहलाए थे, भोगवती पुरेश्वर, ठीक है। रायपुर वाले लोग क्या रायपुरियन कहलाते हैं ना, रायपुरिया, है ना, वैसे ही छत्तीसगढ़िया। तो ये भोगवतीपुरी में थे, तो ये क्या कहलाए, भोगवतीपुरेश्वर कहलाए, ठीक है। उपाधि हो गई। धर्म में देखना ये विशेष रूप से थे शैव धर्म के। कौन से धर्म के थे ये, शैव धर्म के थे, शैव धर्म के, ठीक है, शैव धर्म के थे। और इनके जो ध्वज है, ध्वज है ना,
ध्वज मतलब समझ गए ना, झंडा, फ्लैग। कोई इंग्लिश मीडियम से है क्या? होगा तो बताना कमेंट करके, या फिर मैसेज डालना ग्रुप में, ठीक है? फिर वर्ड जो हम यूज करते हैं वो दोनों यूज करेंगे, है ना? तो जो इनका ध्वज था, ध्वज में एक ओर, है ना, एक ओर जो था वो सूर्य का चिन्ह था, एक ओर सूर्य था, दूसरी ओर था बाघ था, और साथ में बाघ शावक। बाघ शावक समझते हो? बाघ का बच्चा। टाइगर था और टाइगर का बच्चा था, ठीक है, बाघ और बाघ शावक, और एक और क्या था, सूर्य था, ठीक है। जो ध्वज था, फ्लैग था, उसमें एक और सूर्य था, एक और बाघ और बाघ शावक था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, ये शैव धर्म के थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज, चलो एक चीज मैं जोड़ देता हूं, शाखा। शाखा, नागवंश की हमने दो शाखाएं देखी थी, एक कवर्धा का फणी नागवंश था और ये छिंदक नागवंश बस्तर का। लेकिन छिंदक नागवंश की भी दो शाखाएं थी, ठीक है, इनकी दो शाखाएं थी। तो जो एक शाखा थी वो शैव धर्म को मानने वाली थी, और दूसरी शाखा, ये पहली शाखा जो थी वो शैव धर्म को मानने वाली, और जो दूसरी शाखा थी वो थी वैष्णव धर्म को मानने वाली, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है, जहां पे चीजें फंसती हैं, जहां पे कॉन्ट्राडिक्ट चीजें होती हैं, ठीक है ना, इधर क्यों ना उधर की समझ नहीं आ रहा है, वहां से क्वेश्चन हमेशा ही आएगा, ठीक है। तो छिंदक नागवंश की दो शाखाएं थी, पहली शाखा शैव धर्म को मानती थी, पहली शाखा के जो शासक थे, जितने भी थे, वो शैव धर्म के उपासक थे, ठीक है। दूसरी जो शाखा थी वो वैष्णव धर्म वाली थी, ठीक है। अब देखो इनका जो चिन्ह था, चिन्ह ना, अभी ध्वज की बात नहीं हो रही है या फिर फ्लैग की बात नहीं हो रही है, तो जो चिन्ह था, है ना, तो शैव धर्म वालों का जो चिन्ह था, शैव धर्म वालों का जो चिन्ह था वो क्या था, कि यहाँ पे नहीं लिखते ऐसा, ठीक है, यहाँ पे चिन्ह लिख रहा हूं मैं, चिन्ह होता है वो, चिन्ह, ठीक है। तो जो शैव धर्म वालों का जो चिन्ह था और जो वैष्णव धर्म वालों का था, ठीक है, तो जो शैव धर्म वालों का जो चिन्ह था वो क्या था, वो था बाघ था, ठीक है, बाघ, लेकिन संयुक्त बाघ था, संयुक्त समझ रहे हो, एक साथ जोड़े में, है ना, दो बाघ का जोड़ा था, इसलिए संयुक्त बाघ था वो, ठीक है। और जो वैष्णव धर्म था, इसका जो चिन्ह था वो था कमल, ठीक है, इनका जो चिन्ह था वो था कमल। यहां पे किसी को कोई उलझन है? सर आवाज आ रही है, ठीक, समझ आया ना? जो धर्म था वो शैव धर्म था, किनका, छिंदक नागवंशियों का। फ्लैग में एक और सूर्य का चिन्ह था, दूसरी ओर क्या था, एक और शून्य का चिन्ह, दूसरी ओर बाघ और बाघ शावक, और दो शाखाएं थी इनकी। शाखाएं कितनी, दो। पहली शाखा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, छिंदक नागवंश की, है ना, वो शैव धर्म को मानने वाली थी, और इनका जो चिन्ह था वो था बाघ, या फिर शावक भी लिख सकते हो, कहीं कहीं पे शावक दिखता है, लेकिन हमको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। शावक लिखेंगे और अगर वो बाघ ले लिया तो गलत हो जाएगा, लेकिन हम बाघ लिखेंगे और वो शावक ले लिया आंसर, तो बाघ के अंदर शावक आ जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना है, समझना है, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत फंसोगे। आप अगर लेके चलोगे कि सर हम तो 15 बना के आए हैं, लेकिन जब आंसर आएगा ना, जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम कंट्रोलर है, जब वो जो आंसर वो चूज करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि आपका 6 ही सही हुआ है, ठीक है। चलो, और जो दूसरी शाखा थी जो वैष्णव धर्म को मानती थी, उनका जो चिन्ह था वो कमल था, कमल का फूल, ठीक है, बीजेपी वाला कमल का फूल, बीजेपी मत लिखना, ठीक, कमल का फूल है। यहां तक समझ आया सबको? दो शाखाएं थी। चलो, एक विशेष चीज यहां पे नोट करना, बहुत विशेष चीज है, देखो, दो प्रकार के अभिलेख मिले हैं छिंदक नागवंश के समय में। जो अभिलेख मिले हैं, अभिलेख जो मिले हैं, है ना, वो दो प्रकार के मिले हैं।
दो प्रकार के कैसे? इंद्रावती नदी, आपको पता है इंद्रावती नदी? जब पढ़ेंगे है ना, किसी को तो पता होगा ना, कोई बस्तर से है? दो प्रकार के कैसे हैं? इंद्रावती जो नदी है ना, उसके उत्तर में इंद्रावती जो नदी है वो उड़ीसा से आएगी। जब हम पढ़ेंगे ना, उड़ीसा से आएगी, बस्तर में प्रवेश करेगी। बस्तर के बाजू में क्या है? राइट से लेफ्ट चलेंगे, सीधे हाथ से उल्टे हाथ, तो बस्तर के बाजू में है दंतेवाड़ा। फिर आगे चले तो बीजापुर है, बीजापुर को क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, तो उड़ीसा से प्रवेश करेगी छत्तीसगढ़ में, बस्तर दंतेवाड़ा होते हुए बीजापुर से बाहर चले जाएगी महाराष्ट्र में। तो देखो एक सीधी लाइन है। इंद्रावती जो नदी है वो बस्तर संभाग को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो ऊपरी भाग जो है उत्तर भाग है ना, उत्तर वाला हिस्सा, और जो नीचे वाला भाग है, नीचे वाला, वो क्या कहलाएगा? दक्षिण भाग। नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? दक्षिण भाग कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ये जो उत्तर भाग है ना, इसमें जितने भी शिलालेख मिले हैं वो मिले हैं आपको संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि दिख रहा है ना? ये मैडम के पीछे छुप तो नहीं गया ना ये? ठीक, संस्कृत भाषा में और देवनागरी लिपि में। और वही इंद्रावती जो नदी है उसके जो निचले हिस्से में दक्षिण भाग में जो मिला है ना, वो कौन से भाषा में मिला है? वो है तेलुगु भाषा में। तेलुगु, तेलुगु ऐसे ही लिखा जाता है ना, तेलुगु नहीं होता है, तेलुगु। ठीक है, तेलुगु भाषा में, और लिपि भी कैसी है? तेलुगु ही है। समझ गए? अभिलेख जो मिले हैं छिंदक नागवंश के, वो है दो भाषाओं में मिले हैं। इंद्रावती जो नदी है, जो विभाजक है किसकी? दो भागों में विभाजन करती है बस्तर संभाग का, तो उसके उत्तरी हिस्से, ऊपरी हिस्से में जो मिला है वो संस्कृत भाषा में मिला है। और लिपि कैसी है उसकी? देवनागरी लिपि है। जो हिंदी हम लोग लिखते हैं सामान्य, वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो निचला वाला भाग है, दक्षिण भाग, वो क्या है? तेलुगु लिपि और तेलुगु भाषा में मिलता है। क्या मिलता है? शिलालेख, अभिलेख। अभिलेख में सारी चीज इंक्लूड है, तो अभिलेख जो है वो यहाँ पे तेलुगु भाषा में, तेलुगु लिपि में। यहाँ तक समझ आया आप सबको? ये क्या था? ये एक सामान्य जानकारी था। किसके बारे में? छिंदक नागवंश के बारे में। ठीक है, चलो अब कहाँ पे चलते हैं? अब शासकों के बारे में जानकारी देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया? ये इंट्रोडक्शन हो गया किसका? छिंदक नागवंश का। ठीक है, कुल, गोत्र, उपाधि, धर्म, शाखा, अभिलेख कैसे मिलते हैं, कल हमने देखा था। क्षेत्र, राजधानी, है ना, ये सारी चीजें देखी थी। चलो, तो अब सबसे पहले जो शासक देखेंगे हम, छोटा छोटा शासक है ना, कलचुरी टाइप का कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में। और काकती राजवंश जो पढ़ेंगे ना, वो तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कलचुरी से भी ज़्यादा। ठीक, तो देखो सबसे पहले जो शासक आएंगे वो है नृपति। नृ, न और नीचे री की मात्रा, नृपति। मैं थोड़ा सा तुतला जा रहा हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ। नृपति, न नीचे री की मात्रा, नृपति। ठीक है, नृपति नहीं है, नृपति भूषण लिख लिए, मतलब समझ गया ना, नृपति भूषण। और इनका जो समय है वो है 1023 से 1060 ईस्वी। 1060 ईस्वी। देखो अगर याद रखना है ना हमेशा के लिए, तो एक चीज ध्यान से रखो, ये जो टाइम है ना 1023 1060, समकालीन कौन सा वंश है? कलचुरी वंश। फटाक से ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पे मैदानी हिस्से में कौन शासन कर रहा था। अगर जो अच्छे से क्लास को सुन रहा है, जो प्रॉपर नोट्स बना रहा है, तो याद करने का यही तरीका है ना, बहुत टाइम तक याद रखने का।
अभी चले जाओ तुम कहाँ पे, दक्षिण सॉरी मैदानी क्षेत्र में, वहाँ पे कलचुरी राजवंश है, वहाँ पे कौन शासन कर रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको चीज़ें याद रहेंगी, इसके थ्रू वो, उसके थ्रू ये। ठीक है, तो नृपति भूषण जो है 1023 में शासक बनते हैं और 1060 ईस्वी तक इनका शासन चलता है। और ये क्या थे, ये संस्थापक होंगे, यही क्या होंगे, संस्थापक होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, संस्थापक होंगे, संस्थापक है ना। इनका जो एक अभिलेख मिलता है एर्राकोट, एर्राकोट, एर्राकोट अभिलेख। अब देखो ये कौन सी भाषा में है, तेलुगु में है। तो कहाँ पे मिला होगा ये, इंद्रावती के उत्तर में कि दक्षिण में, दक्षिण में ना, तो ये तेलुगु भाषा में है, एर्राकोट अभिलेख। ठीक, अब नृपति भूषण के बारे में अधिकतर जो जानकारी है वो अस्पष्ट है ना, अधिकतर जो जानकारी है ये साउथ से है ना, इंद्रावती नदी के साउथ से मिला है, इसीलिए तेलुगु भाषा में है। ठीक है, एर्राकोट, एर्राकोट, ए लिखना है, रा लिखना है और ऊपर री की मात्रा है ना, एर्राकोट अभिलेख। इनमें अधिकतर जो जानकारी मिलती है नृपति भूषण के बारे में वो अस्पष्ट है। ठीक है, तो इनके बारे में बस इतना ही देख रहे हो, 3 चीजें बस देख रहे हो, बस और कुछ नहीं मिला है। ठीक है, चलो इसके बाद जो दूसरा शासक आएगा उसका नाम रहेगा धारावर्ष। धारावर्ष जानते हो, धारावर्ष, धारा धारा है ना, तो ये धारावर्ष, आगे भी इसका नाम है धारावर्ष जगदेव भूषण। धारावर्ष जगदेव भूषण, कहीं कहीं पे आपको जगदेक भूषण मिलेगा, लेकिन आपको लिखना है जगदेव भूषण। हिंदी ग्रंथ अकेडमी में जगदेव भूषण ही लिखा हुआ है। ठीक है, धारावर्ष जगदेव भूषण, इसका जो समय है केवल 5 वर्ष का रहेगा, मतलब 1060 से 1065 तक रहेगा। ठीक है, अभी डरो मत, बस 4 राजाओं का हमको समय देखना है, उसके बाद समय नहीं, बस छोटी छोटी 2-3 लाइन की उनकी स्टोरी है, कहानी है। ठीक है, तो धारावर्ष का जो समय है 1060 से 1065 ईस्वी, धारावर्ष जगदेव भूषण, धारावर्ष जगदेव भूषण। देखो बीच बीच में मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत है क्लास को बीच में रोक के आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर नहीं पता है तो चुपचाप क्लास देखते रहा करो। ठीक है, गूगल में जाके गूगल नहीं करना है किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए, चुपचाप क्लास देखो, नहीं चाहिए मेरे को आंसर। ठीक है, अगर पता है तो तुरंत कमेंट करो। चलो, धारावर्ष जगदेव भूषण। ठीक है, अब इनका जो है बारसूर जानते हो कहाँ पे है, मैं बता रहा हूँ, बारसूर है दंतेवाड़ा में। कहाँ पे है, बारसूर दंतेवाड़ा में है। दंतेवाड़ा कहाँ है, तो बारसूर दंतेवाड़ा में इनका एक शिलालेख मिलता है। क्या मिलता है, शिलालेख। ठीक है, एक चीज बता रहा हूं, बस्तर में जितने भी चीज मिलेंगे ना मध्यकाल में, वो सब शिलालेख है। एक बस स्तंभ लेख है, लेकिन वो भी शिला पे है, तो सब शिलालेख है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ताम्रपत्र अभिलेख ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो बारसूर दंतेवाड़ा में शिलालेख मिला किसका, धारावर्ष जगदेव भूषण का, और इसका जो समय है वो रहेगा 1060 ईस्वी का। उसी समय ये राजा बना था, तो राजा बनते ही ये क्या करते थे, सब अपना अपना शिलालेख गुदवाते थे। ठीक है, कि हम ये हैं, हमारा फलना ढिकना ऐसा करके, तो ये सब क्या करते थे, तो किसी भी राजा का आप शिलालेख अभिलेख जो भी देखोगे ना, वो उनका जब शासन प्रारंभ हुआ है, जब वो शासक बने हैं, गद्दी पे बैठे हैं, ठीक है, उसी समय का आपको मिलेगा। चलो आगे बढ़े, तो ये जो शिलालेख है
इसमें जानकारी क्या मिलती है? जानकारी ये मिलती है कि इनका एक सामंत था। क्या था? सामंत था। सामंत का नाम था चंद्रादित्य। चंद्रादित्य। सामंत का नाम क्या था? चंद्रादित्य। अब इस चंद्रादित्य ने क्या करवाया? निर्माण करवाया। ठीक है। अब निर्माण में क्या करवाया इसने? पहला जो इसने निर्माण करवाया वो क्या है? वो है एक मंदिर। मंदिर का नाम था, मंदिर का नाम था चंद्रादित्येश्वर। अच्छे से लिखना, चंद्रादित्येश्वर। चंद्रादित्य ईश्वर है ना, दित्य ये के बाद एक ही मात्रा, श्वर। चंद्रादित्येश्वर, या फिर स्लैश दे के लिखना चंद्रादित्य अपने ही नाम पर, चंद्रादित्य। ये दोनों क्या था? ये मंदिर था। ठीक है। और ये जो मंदिर था ना, ये शिव जी का था। चंद्र से, चंद्रमा से उसका उपमा लेके कोई सा भी अगर मंदिर बन रहा है तो वो शिव जी का ही रहेगा। ठीक है। तो चंद्रादित्य ने, जो इनका सामंत था, उन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया? चंद्रादित्येश्वर मंदिर या फिर चंद्रादित्य मंदिर, जो कि एक शिव मंदिर है। ठीक है। और एक चीज इन्होंने क्या करवाया? एक सरोवर का निर्माण करवाया। उसका भी नाम क्या था? चंद्रादित्य सरोवर। चंद्रादित्य सरोवर। ठीक है, समझ गए। नृपति भूषण के बाद धारावर्ष जगदेव भूषण जो है वो शासक बना। उसका समय था 1060 से 1065 ईस्वी। ठीक है। और उसका एक क्या मिलता है? शिलालेख मिलता है बारसूर दंतेवाड़ा से। उसकी तिथि है 1060 ईस्वी। ठीक है। इनका एक सामंत था चंद्रादित्य, उसका नाम था। इसने अपने ही नाम पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसका नाम रखा चंद्रादित्येश्वर या फिर चंद्रादित्य मंदिर। इसको दोनों नाम से जान सकते हो, जो समझ में आता है वो लिखना। एक सरोवर का निर्माण करवाया इन्होंने, वो भी अपने नाम पे, चंद्रादित्य सरोवर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये चंद्रादित्य जो मंदिर है ना, इसका एक दूसरा नाम है देवरली मंदिर। देवरली मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक तो ज्यादा मैं देखा नहीं उसकी पूछे करके, लेकिन पूछ सकता है ना। दूसरा नाम क्या है इसका? देवरली मंदिर। ठीक है। चलो, तो दो शासकों के बारे में हमने देख लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है। यहां तक सबको समझ आया? अभी मैं व्हाइट बोर्ड को साफ कर रहा हूं। यहां तक सबको समझ आया? कमेंट करो हाँ नहीं कुछ तो, कि सर बने पढ़ा करके कुछ तो बोलो। ठीक है। दो शासकों के बारे में हमने देखा और छिंदक नागवंश के बारे में पूरी जानकारी देख ली है। ठीक है। देखो, इंटरेस्ट के साथ सुनोगे ना कहानी के जैसे, तो चीजें याद रहेंगी। पढ़ाई के टाइप का मत देखो, कहानी सुनो ना। अपने राज्य के बारे में, अपने स्टेट के बारे में है। ठीक, घूमने तो जाओगे ही। अगर पढ़ोगे उसके बाद घूमने जाओगे ना तो बहुत मजा आएगा। और बिना पढ़े घूमने जाओगे ना तो बस्तर को आप लोग 2 दिन में घूम के आ जाओगे। ठीक है, 2-3 जगह ही है। और अभी तो भूगोल मैंने चालू भी नहीं किया। जब भूगोल पढ़ोगे ना तब और मजा आएगा। ठीक, तो अब कौन से नंबर के शासक देखेंगे हम? तीसरे नंबर के शासक, उसका नाम है, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। भाग जाते हो क्या वीडियो को चालू करके? हाँ, कहाँ जाते हो इतनी ठंडी में? चलो,
तीसरे नंबर का जो शासक है, यहां पे देखना, यहां पे थोड़ा सा कहानी समझ आएगा आपको। चलो, यस सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक, चलो। कौन है? पीताम्बर। पीताम्बर ही के तो मैसेज आता है, बाकी लोग तो पता नहीं कहाँ है। द्रौपदी कहाँ है आज? चलो, अब तीसरा शासक हम देखेंगे, मधुरांतक देव। मधुरांतक देव। और मधुरांतक देव का जो समय है, धारावर्ष ने कहाँ पे छोड़ा था? धारावर्ष ने छोड़ा था 65 में। तो 1065 से ये केवल 4 वर्ष के लिए रहेगा। 1065 से 1069, 1065 से 1069। ठीक है, ईसवी। यहां तक कौन रहेगा? मधुरांतक देव रहेगा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये जो मधुरांतक देव था ना, ये धारावर्ष का रिश्तेदार था। धारावर्ष का रिश्तेदार था, लेकिन इस वंश का नहीं था। लेकिन क्या? इस वंश का नहीं था। इस वंश का नहीं था मतलब कौन से वंश का नहीं था? छिंदक नागवंश का नहीं था। रिश्तेदार तो था, लेकिन छिंदक नागवंश का नहीं था। रिश्तेदार तो था, लेकिन क्या था? छिंदक नागवंश का नहीं था। संबंध जो है वो अस्पष्ट है। ठीक है, संबंध जो है वो अस्पष्ट है। बताया नहीं जा पा रहा है कि ये कौन था। ठीक है, लेकिन धारावर्ष के बाद शासक ये बना, इसका उल्लेख हमको मिलता है। नहीं सर, 6 से 8 क्लास 10 में कहीं भी नहीं जाते। बढ़िया है, कहीं जाना भी नहीं, हम लोग खींच के ले आएंगे आप लोग को। ठीक है, चलो ये हो गया। तो देखो, धारावर्ष जब शासक था, धारावर्ष जब शासक था, ठीक है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है ना। धारावर्ष की क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। तो धारावर्ष की मृत्यु के पश्चात ये शासक बनता है। धारावर्ष की मृत्यु के पश्चात शासक बनाइए। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, इसने क्या किया था? चोलों के साथ गठबंधन था इसका। ध्यान से सुनना, चोलों के साथ क्या था? गठबंधन था। अच्छा, चोलों के साथ इनका गठबंधन था। ठीक, तो इन्होंने क्या किया? इस मधुरांतक देव ने, अच्छा एक चीज है ना जो मैं भूल गया हूं, लेकिन चलो इसको बता देता हूं, उसके बाद बताता हूं। ठीक है, चोलों के साथ इसने गठबंधन किया और क्या किया? नारंगी नदी, नारंगी है ना, नारंगी नदी के उत्तर में, नारंगी नदी के उत्तर में अपनी राजधानी शिफ्ट की, इसने स्थानांतरित की, है ना। उत्तर में राजधानी, शासन, या फिर चलो राजधानी ही लिखते हैं, राजधानी। ठीक है, नारंगी नदी के उत्तर में राजधानी। और ये कौन सी जगह है? ये कोंडागांव वाला क्षेत्र है, कोंडागांव वाला क्षेत्र। जब नारंगी नदी पढ़ेंगे ना, कोंडागांव से उद्गम है, कोंडागांव में विसर्जन है, इंद्रावती नदी में। ठीक है, सॉरी, ये बस्तर में विसर्जन है, छोटी सी नदी है। तो उसके उत्तर में कोंडागांव क्षेत्र में इसने अपनी राजधानी बनाई। और राजधानी का नाम क्या है? यही तो भ्रमरकोट है। किसी ने पूछा था ना बहुत पहले, किसी ने पूछा था ना बहुत पहले कि सर बस्तर का प्राचीन नाम क्या था? भ्रमरकोट दिखा रहा है गूगल में। तो मैंने बताया था कि भ्रमरकोट पूरा बस्तर नहीं है,
एक क्षेत्र है। तो जो कोंडागांव वाला जो क्षेत्र था वही क्या है, भ्रमरकोट है, भ्रमरकोट्य है या फिर भ्रमरकोट मंडल है। ठीक है, कोंडागांव वाला क्षेत्र कौन सी नदी के उत्तर में, नारंगी नदी के उत्तर में। समझ गए। तो किसकी राजधानी थी वो, मधुरांतक देव की राजधानी थी। राजधानी ये थी, लेकिन ये शासन कहाँ पे करता था, जहाँ पे धारावर्ष और नृपति भूषण करते थे, पूरे यहाँ पे चक्रकोट में, पूरे बस्तर में। ठीक है मैं जीसस समझ आ रहा है। ठीक है, हैप्पी क्रिसमस डे। ठीक है, चलो भ्रमरकोट हो गया। अब एक चीज देखना, इनका एक ताम्रपत्र मिला है। मैंने कहा था ना कि एक दो ताम्रपत्र भी मिले हैं। तो इनका जो ताम्रपत्र मिलता है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, राजपुर में। राजपुर कौन सी जगह, जगदलपुर। राजपुर, जगदलपुर। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ताम्रपत्र। किसका, मधुरांतक देव का। और इसकी विशेष बात क्या है, इसमें नरबलि का उल्लेख है, नरबलि प्रथा। ठीक है, इसमें जानकारी क्या मिलती है कि इनके शासन के समय यहाँ पे नरबलि प्रथा जो है वो क्या थी, प्रचलित थी। ठीक है, तो ये क्या है, मधुरांतक देव का यही जो है जितनी जानकारी इतनी ही है। ठीक है समझ गए। मधुरांतक देव धारावर्ष का रिश्तेदार था। धारावर्ष की मृत्यु के पश्चात ये शासक बना। इस वंश का नहीं था लेकिन रिश्तेदार था, और संबंध जो है वो अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। ठीक है, इसने क्या किया था, चोलों के साथ गठबंधन किया था। नारंगी नदी के उत्तर भाग में जो है, जो कि कोंडागांव क्षेत्र है, उस कोंडागांव का भी उत्तरी भाग, ठीक है, वहां पे इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी और उस जगह का नाम था भ्रमरकोट। और यही भ्रमरकोट है। अगर भ्रमरकोट कौन सा हिस्सा आ जाता है तो बस्तर नहीं लिखना, ठीक है, कोंडागांव क्षेत्र लिखना। और क्या है, एक ताम्रपत्र मिलता है राजपुर से, जगदलपुर से, ठीक है, जिसमें नरबलि प्रथा का उल्लेख है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जगदलपुर, राजपुर, जगदलपुर का नाम जगदलपुर कब पड़ा, जगदलपुर का नाम जगदलपुर तब पड़ेगा जब पृथ्वी देव द्वितीय है ना, उनका कौन आएगा, सेनापति जगपाल। ठीक है, पृथ्वीदेव का शासनकाल 1135 से 1165, जब वो आएगा तब क्या रहेगा, जगदलपुर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बेटा उधर से इधर जब संबंध करोगे ना, लिंक करोगी चीजों को, तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये क्या था, मधुरांतक देव का था। अब चौथे शासक के बारे में देखते हैं, सबका मनपसंद। अब एक चीज देखना, जो धारावर्ष के टाइम पे है, धारावर्ष के टाइम पे जितने भी दक्षिण के जो छोटे छोटे राजवंश या बड़े बड़े राजवंश थे ना, जिससे छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा जो है वो घिरा हुआ था, बस्तर क्षेत्र घिरा हुआ था। ध्यान से सुनो, ठीक है, उसमें कौन कौन आ जाते हैं, उसमें आपके आ जाएंगे, ठीक है, कांजीवरम एक जगह है, वहां के चोल, वहां का चोल साम्राज्य, ठीक है, चोल राजा आ गए, वेंगी के पूर्वी चालुक्य आ गए, कल्याणी के चालुक्य आ गए, धार के परमार आ गए। ठीक है, ये क्या है, 4-5 राजवंश थे। उड़ीसा के क्या था, मुंज वंश और चोड़ वंश, ये भी थे आसपास। तो ये सब आपस में सत्ता संघर्ष में लिप्त थे। और ये समय कौन सा है, धारावर्ष के शासनकाल का समय है। ये सब आपस में युद्ध करते रहते थे, और किस जगह के लिए, चक्रकोट के लिए। इस वजह से इस समय राजनीतिक उथल पुथल था पूरे चक्रकोट वाले हिस्से में, उस भाग में। इस वजह से जो धारावर्ष का जो शासनकाल था वो बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा। ठीक है, एक आपको स्थायी शासन वहां पे नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इतने सारे राजवंश आपस में लड़ रहे हैं, थोड़ा सा अस्थिरता आ जाता है आपके क्षेत्र में। ठीक है, जो क्षेत्र घिरा हुआ है, समझ गए। तो ये मैंने बताना भूल गया था, लेकिन ये चीज है ना, और ये
किसी भी तरीके से आपको घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये लिख लेना। चौथे शासक के बारे में जब अपन देखते हैं तो ये नाम है, क्या आ जाएगा, छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर देव प्रथम। नाम याद आया? सोमेश्वर देव प्रथम नाम नहीं याद आया? और इनका जो समय था वो था, मधुरांतक ने कहाँ पे छोड़ा था, 1069 में। तो 1069 से 1111, 4 बार 1, 1111 ईस्वी, 1111 ईस्वी, 1069 से लेके 1111 ईस्वी। ठीक है, अब इनके बारे में जो चीज देखते हैं हम, एक दो चीज जो है, ये बहुत प्रमुख शासक थे, प्रमुख शासक थे, प्रतापी भी थे, शक्तिशाली थे, ये आम जानकारी हो गई, पराक्रमी थे। ठीक है, मतलब यूं कह ले जाए कि क्या बोलते हैं, छिंदक नागवंश का सबसे ताकतवर, सबसे प्रमुख शासक जो था वो कौन था, वो सोमेश्वर देव प्रथम था। लेकिन चलो, लेकिन वाले को अभी आगे देखेंगे। ये बचपन से ही क्या थे, धनुर्विद्या में निपुण थे, धनुर्विद्या में निपुण थे। धनुर्विद्या में बचपन से निपुण एक और शासक के बारे में हम देख चुके हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसी को पता है? महाशिवगुप्त बालार्जुन, है ना, वो भी क्या थे, बचपन से धनुर्विद्या में पारंगत थे। हो गया, यहां तक समझ आ गया आपको? ठीक है, चलो, इनकी जो उपाधि थी, ठीक है, इनकी जो उपाधि थी वो थी परमेश्वर। हो गया, एक उपाधि है परमेश्वर, दूसरी उपाधि है परम भट्टारक, तीसरी उपाधि है महाराजाधिराज। ठीक है, 3 उपाधि के बारे में हम देखें इनकी, है ना, कौन कौन सी है, परमेश्वर है, परम भट्टारक है, महाराजाधिराज है। 3 प्रकार की उपाधियां थी इनकी। ठीक है, यहां तक समझ गए? चलो, इन्होंने क्या किया था, मधुरांतक ने किससे गठबंधन किया, चोल से, तो इन्होंने गठबंधन किया था चालुक्यों से। चालुक्यों से क्या किया था, गठबंधन। और क्या किया, जब चालुक्यों से गठबंधन किया तो इन्होंने मधुरांतक देव पर आक्रमण किया। ठीक है, मधुरांतक देव पर आक्रमण किया चालुक्यों की सहायता से, और उसमें मधुरांतक देव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जो ये सोमेश्वर देव प्रथम है, ये क्या करते हैं, अपना पैतृक राज्य, कौन सा, चक्रकोट, वापस ले लेते हैं। पैतृक राज्य ही तो था ना, पैतृक राज्य जो है चक्रकोट, उसको ये मधुरांतक देव की मृत्यु के पश्चात वापस ले लेते हैं। ठीक है, अब पूरे चक्रकोट का, छिंदक नागवंश का शासक कौन हो गया, सोमेश्वर देव प्रथम हो गया। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया? यहां तक सबको समझ आया? सोमेश्वर देव प्रथम जो कि सबसे प्रमुख शासक है, सबसे शक्तिशाली शासक है। ठीक है, और इसका जो उपाधि है परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, चालुक्यों से गठबंधन करके मधुरांतक देव पर आक्रमण करता है, जिसमें मधुरांतक देव की मृत्यु हो जाती है और ये अपना पैतृक राज्य वापस ले लेता है। ठीक है, अब देखो, इसने कुछ क्षेत्र जीते थे। ठीक है,
क्षेत्र जीते थे इन्होंने कुछ। ध्यान से सुनना इन क्षेत्रों का नाम। पहला है उड्र। बताओ उड्र मतलब? उड़ीसा, सबको पता है। दूसरा जो क्षेत्र था लेमना, लेमड़ा, है ना, ले आधा मा लेमड़ा, ये क्या है? लवन है। कहाँ पे है लवन भाई? बलौदा बाजार में। लवन कहाँ पे है? बलौदा बाजार में है। ठीक है। लांजी, लांजी पहले भी देख चुके हैं। कहाँ पे है लांजी? बालाघाट, लंजिका। 3 जगह हो गई। उड्र है, लेमड़ा है जो कि लवन है, लांजी है जो कि बालाघाट है, बालाघाट। ठीक है, 3 जगह हो गया। चौथा जो हम देखेंगे, ध्यान से ना, क्वेश्चन अभी इसमें से भी आ जाएगा। ठीक है, कोई भी एक चीज करके आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक, 3 जगह हो गई। उसके बाद हम देखेंगे वेंगी। जो वेंगी का पूर्वी चालुक्य हमने देखा था ना, तो इन्होंने क्या किया था? वेंगी के भी कुछ हिस्सों को जीत लिया था। वेंगी के भी क्या किया था इन्होंने? कुछ हिस्सों को जीत लिया था। ठीक है। एक जगह है वज्र। वज्र, ये वज्र क्या है? ये वैरागर है। हमने देखा था ना, वज्र वैरागर, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कितनी जगह हो गई? 5 जगह हो गई। चौथी जगह है, सॉरी 5 जगह हो गई है ना। छठी जगह है रतनपुर। कुछ याद आया रतनपुर से? रतनपुर से कुछ याद आया? ये सोमेश्वर देव प्रथम, जिसने जाजल्य देव प्रथम की अनुपस्थिति में रतनपुर में आक्रमण किया था और कुछ हिस्सों को अपने अधिकार में ले लिया था। कुछ हिस्सों को अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है। एक जगह और है भंदपत्तन लिखना या फिर भंद्रपत्तन, भंद्रपत्तन या फिर भंदपत्तन। ये सब दक्षिण वाले हिस्से हैं छत्तीसगढ़ के, बस्तर के आसपास की जगह है। ठीक है। तो इन्होंने कौन कौन सा क्षेत्र जीता था? उड्र, उड़ीसा, लेमड़ा, लवन वाला क्षेत्र। तीसरा जो है लांजी, लंजिका मतलब बालाघाट वाला क्षेत्र। और उसके बाद इसने क्या जीता था? वेंगी जीता था, वज्र जीता था। वज्र यही वैरागर है महाराष्ट्र वाला। रतनपुर के कुछ हिस्से जीते थे इन्होंने। भंद्रपत्तन जीता था। अब मान के चलो कि इन्होंने रतनपुर का कुछ हिस्सा जीता था। उस वाली स्टोरी में चले जाओ। कहाँ पे? जब जाजल्य देव प्रथम हमने पढ़ा था, है ना, कलचुरी साम्राज्य का जो शासक था, उस समय चले जाओ। जाजल्य देव प्रथम की अनुपस्थिति में इन्होंने क्या किया था? रतनपुर के कुछ हिस्सों को आक्रमण करके जीत लिया था। इसके बाद की कहानी वापस से बताना है क्या? इसके बाद का कहानी वापस से बताना है। इसके बाद क्या हुआ? इनके समकालीन कौन था? जाजल्य देव प्रथम। जाजल्य देव प्रथम। ठीक है। तो जाजल्य देव प्रथम ने क्या किया था? जब वो रतनपुर वापस आए थे तो उन्होंने क्या किया था? इनके ऊपर आक्रमण किया था। बस्तर में आके, चक्रकोट में आके छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर देव पर इन्होंने आक्रमण किया था और इनको परिवार सहित क्या किया था? बंदी बना लिया था। याद है ना कहानी? फिर से बता दे रहा हूं। परिवार सहित बंदी बना लिया था, है ना, या फिर कैद कर लिया था। फिर इनकी माता कौन थी? सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी, है ना। इनकी जो माता थी, सोमेश्वर देव की माता जो थी, माता गुंड महादेवी, उनके आग्रह पर क्या हुआ था? इनको मुक्त किया गया था।
ठीक है, इनके आग्रह पर मुक्त किया गया था। अच्छा ठीक है, एक चीज और ना क्वेश्चन आता है यहाँ से, जो सोमेश्वर देव प्रथम थे है ना, इनकी पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी का आप नाम लिखेंगे राजमहिषी। राजमहिषी ये भी कैद थी, ठीक है, ये भी क्या थी, कैद थी। यहां तक जानकारी आपको पता है। जाजल देव प्रथम और सोमेश्वर देव प्रथम का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद जो इनको कैद कर लिया गया था, ये पता है आपको, ठीक है। चलो, इसके बाद कुछ एक चीज और देखना है, जो सोमेश्वर देव प्रथम का था, इनके बारे में ही ज्यादा जानकारी है, ठीक है। चलो देखते हैं इस तरह। आप उस तरफ चले जाओगे क्या थोड़ा सा, है ना? हाँ मैं कर लेता हूँ, है ना, ठीक है। चलो अब देखो, इनकी माता का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? गुंड महादेवी, है ना। तो जो माता है इनकी, माता गुंड महादेवी, ये क्या थी? ये विष्णु भक्त थी। ये क्या थी? विष्णु भक्त थी, ठीक है, विष्णु भक्त थी। तो विष्णु भक्त थी तो क्या होगा? तो ये जो है सोमेश्वर देव प्रथम, है ना, वो क्या करेंगे, एक विष्णु मंदिर का निर्माण करते हैं अपनी माता के लिए। विष्णु मंदिर का निर्माण, ठीक है, विष्णु मंदिर का निर्माण कहाँ पे करेंगे? ये बस्तर में करेंगे, ठीक है। और क्या नाम है उस मंदिर का? बहुत विख्यात मंदिर है, ठीक है। ये जो विष्णु मंदिर है, इसका नाम क्या रहेगा? नारायण पाल। नारायण पाल, ठीक है। माता गुंड महादेवी जो कि विष्णु भक्त थी, इसीलिए इनके पुत्र सोमेश्वर देव प्रथम ने क्या करवाया था? बस्तर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। यहां तक सबको समझ आ गया, ठीक है। और उस विष्णु मंदिर का नाम क्या है? विष्णु मंदिर का नाम क्या है? नारायण पाल मंदिर, ठीक। चलो, इनके कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं। सोने के सिक्के कहां से मिलेंगे? बिलासपुर से। कहां से मिलेंगे? बिलासपुर से, ठीक। जब जाजल देव प्रथम ने इनको पराजित किया, है ना, जाजल प्रथम से जब पराजित हुआ ये, है ना, तो जाजल प्रथम से पराजित होने के पश्चात ये कभी भी बस्तर में शासन करने के बारे में नहीं सोचे, है ना। इन्होंने कभी भी चक्रकोट में शासन के बारे में नहीं सोचा। जब जाजल देव से पराजित हो गए, इसके बाद पुनः कभी भी, है ना, बस्तर में शासन नहीं। और इन्होंने क्या किया? देखो, किसके भय से? जाजल प्रथम के भय से पुनः कभी भी इनके अंदर हिम्मत नहीं आई कि मैं बस्तर में अपना राज्य वापस से स्थापित करूं। क्या डर था कि जाजल प्रथम फिर आएगा, फिर मारपीट के भगा देगा, ठीक है। तो इसने क्या किया? इसने अपनी राजधानी, इसने अपनी राजधानी कहां से कहां की? बारसूर से शिफ्ट कर ली, बारसूर से स्थानांतरित कर ली। बारसूर से कहां पे कर ली इन्होंने? क्या उपाधि थी? भोगवतीपुरेश्वर। तो बारसूर से भोगवतीपुरी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है
कि किसने अपनी राजधानी बारसूर से भोगवतीपुरी स्थानांतरित की, तो शासक का नाम क्या है, सोमेश्वर देव प्रथम। किसके भय से, जाजल्य देव के भय से, है ना। और एक चीज ये था कि जाजल्य देव के भय से इन्होंने पुनः बस्तर में कभी शासन अपना स्थापित नहीं किया, ठीक है। और जो भोगवतीपुरी इन्होंने स्थानांतरित की है चोलों की वजह से था, ठीक है। ये जो स्थानांतरण था किसका, जो राजधानी का था, ये चोलों के वजह से था, चोलों के आक्रमण के वजह से। ठीक है, कहानी समझ आई यहां तक। क्योंकि इनका गठबंधन चालुक्यों से था, मधुरांतक देव का चोलों से था, तो इन्होंने चालुक्यों के साथ गठबंधन करके मधुरांतक देव को पराजित किया था, ठीक है। तो वही चोल फिर इनको पराजित करने आएंगे, वापस छीनने आएंगे ना राज्य को। यही तो कहानी चलती है ना साम्राज्य के लिए, कि वो उसको पराजित किया, उसका पुत्र या उसका संबंधी या उसका उत्तराधिकारी पुनः उसके ऊपर आक्रमण करेगा, फिर उसको पराजित करेगा। यही चीज क्या है, चलते रहती है। जी सर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये हो गया। चलो अब ये चीज देखो, ये जितनी भी जानकारी है, जो सोमेश्वर देव के बारे में जितनी भी जानकारी है, जितनी भी जानकारी हमने देखा, किसके बारे में, सोमेश्वर देव के बारे में, वो कहाँ पे मिलता है, वो मिलता है कुरुषपाल अभिलेख। सबने पढ़ा है ना जब कलचुरी पढ़ रहे थे, तो कुरुषपाल अभिलेख। समस्त जानकारी जो मिली है, जितना भी पढ़ा है हमने सोमेश्वर देव के बारे में, वो कहाँ पे मिलता है, कुरुषपाल अभिलेख में मिलता है। इसमें कुल 39 पंक्तियां हैं। कुल कितनी पंक्तियां हैं, 39 पंक्तियां हैं। अब इस 39 पंक्ति में से जो 20वें नंबर की पंक्ति है ना, 20वीं जो पंक्ति है, उसमें क्या उल्लेख है कि इसने, किसने, सोमेश्वर देव प्रथम ने 20वीं पंक्ति में ये उल्लेख है कि इसने दक्षिण कौशल के, दक्षिण कौशल मतलब अब मैदानी क्षेत्र की बात हो रही है, दक्षिण कौशल के 6,96,000, 6,96,000 जो ग्राम थे, है ना, दक्षिण कौशल के 6,96,000 जो ग्राम थे, अधीन थे इनके। समझ गए। सोमेश्वर देव के बारे में हमने जो भी देखा, जितनी भी जानकारी देखी, वो कहाँ पे मिलता है, कुरुषपाल अभिलेख में। और ये कुरुषपाल अभिलेख भी जो है ना, ये भी तेलुगु भाषा में है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको संस्कृत भाषा में मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन वो पूरा गलत है। अगर क्वेश्चन आएगा तो काट ही देना, किसी बुक का नहीं मानना, ठीक है। वो तेलुगु भाषा में ही था, वो संस्कृत भाषा में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कुरुषपाल अभिलेख जो है, ठीक है, ये इंद्रावती नदी के कहाँ पे, दक्षिण हिस्से में मिला है। और वहाँ पे जो मिलने वाला जितना भी अभिलेख है, वो क्या रहेगा आपका, तेलुगु भाषा में मिलेगा, ठीक है। तो कुरुषपाल अभिलेख में कितनी पंक्तियां हैं, कुल 39 पंक्तियां हैं। इसमें जो 20वें नंबर की पंक्ति है, उसमें आपको मिलता है कि इसके अधीन 6,96,000 ग्राम थे, जो कि दक्षिण कौशल के थे, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में देखा, सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में, ठीक है। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि यही मुख्य शासक है। इसके बाद जो है छोटे छोटे शासक आएंगे, जो कि 3 या 4 आएंगे, ठीक है। तो सोमेश्वर देव प्रथम जो है सबसे प्रमुख शासक है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे पराक्रमी है, ठीक है। बचपन में धनुर्विद्या का ज्ञान इन्होंने अर्जित कर लिया था। पत्नी क्या है, राजमहिषी है, माता गुंड महादेवी, उपाधि है परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज। यहाँ तक सबको समझ आया। चालुक्यों से गठबंधन करके मधुरांतक देव को पराजित किया और अपना पैतृक राज्य इन्होंने वापस लिया मधुरांतक देव से, ठीक। इसके बाद क्या देखा हमने, इन्होंने कुछ क्षेत्र जीते थे, उस क्षेत्र को भी हमने देख लिया। उसमें रतनपुर का भी कुछ हिस्सा था, जो इन्होंने जाजल्य देव प्रथम की अनुपस्थिति में आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लिया था। तो इसके बाद क्या होगा, जाजल्य देव इनके ऊपर आक्रमण करेंगे और इनको पूरे परिवार सहित बंदी बना लेंगे।
ठीक है, जिसमें इनकी माता गुंड महादेवी भी होंगी और राजमहिषी जो कि इनकी पत्नी थी वो भी रहेंगी। और गुंड महादेवी जब जाजलदेव प्रथम से आग्रह करेंगी, विनती करेंगी, अनुरोध करेंगी, तो जाजलदेव क्या करेंगे, इनको मुक्त कर देंगे, जाजलदेव प्रथम, ठीक है। और मुक्ति के पश्चात इनमें कभी भी और हिम्मत नहीं बढ़ पाई कि बस्तर क्षेत्र में जाकर के ये वापस से शासन करे। एक डर बैठ गया था, क्योंकि जाजलदेव प्रथम जो था बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली शासक था, ये हम कलचुरी राजवंश के समय में देख चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक तो चोलों का भी इनको भय था, क्योंकि चोलों से वैसे ही दुश्मनी थी। जब मधुरांतक देव से दुश्मनी इन्होंने की तो उस समय चोलों से भी दुश्मनी हो चुकी थी। तो चोलों के भय से इन्होंने अपना जो बारसूर में जो राजधानी थी उनको कहाँ पे शिफ्ट कर ली, भोगवतीपुरी में, जो कि थोड़ी सी दूरी में उत्तर दिशा में है, दंतेवाड़ा से उत्तर दिशा में है, ठीक है। और इसीलिए भोगवतीपुरेश्वर कहलाए थे, ठीक। यहां तक देख लिया था हमने। इनके कुछ सोने के सिक्के मिले हैं, कहाँ से, बिलासपुर से मिले हैं, ठीक। और जो गुंड महादेवी इनकी माता है वो विष्णु भक्त थी, बहुत बड़ी परम विष्णु भक्त थी। इसको देखते हुए इनके पुत्र सोमेश्वर देव प्रथम ने क्या किया था, बस्तर में एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि कहलाता है नारायण पाल मंदिर, है ना। और ये समस्त जो जानकारी है कुरुषपाल अभिलेख, जो कि तेलुगु भाषा में है, उसमें हमको मिलता है, जिसमें कुल 39 पंक्तियां हैं। 20वीं पंक्ति में इन्होंने उल्लेख किया है कि दक्षिण कोसल के 6,96,000 ग्रामों पर इनका आधिपत्य था। नारायण पाल मंदिर के बारे में क्या जानते हो? नारायण पाल मंदिर आजकल अगर आप लोग यूट्यूब वगैरह जो देखते हो, है ना, उसमें बहुत दिन से ये चल रहा है। कोई कोई जो छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो आता है ना, उसमें है, उसमें देख के बताना कि नारायण पाल मंदिर के बारे में जो विशेष बात है। बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत फेमस मंदिर है। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में, इंडिया में, विदेशों में भी बहुत ही फेमस मंदिर है। एक विशेषता है केवल, ठीक है, एक विशेषता है, और वो जो विशेषता जुड़ी हुई है वो नारायण मतलब विष्णु जी, है ना। विष्णु जी का जो एक अवतार था 10 अवतार में से, उस अवतार से संबंधित है। तो इसके बारे में आप बताना, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास अहमद सर की होने वाली है, कोई कहीं नहीं जाएगा। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है, सर बहुत ही जल्दी आएंगे, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, गुड नाइट।